हेलो स्टूडेंट। अपन ने पिछले ई वीडियो लेक्चर के थ्रू अपन ने जो टॉपिक शुरू किया था वो था पैरासिटिक प्रोटोजोन, यानी कि जितने भी परजीवी प्रोटोजोआ है, ऐसे प्रोटोजोआ जो मानव शरीर में रोग फैलाते हैं या मानव शरीर के अंदर रहते हैं और रोग के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो उसमें अपन ट्रिप्नोसोमा गेम्बियस पढ़ रहे थे। तो आज अपन ट्रिप्नोसोमा का जो आगे बचा हुआ पोर्शन है जो आपको पढ़ना है उसको आज शुरू करते हैं, जिसके अंदर अपन आज लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिप्नोसोमा। साइज एंड शेप की यदि बात करें तो ट्रिप्नोसोमा जो कि सिलेंड्रिकल आकार का होता है, लंबा होता है, कलरलेस बिना कलर का होता है, हसियाकार सिकल शेप्ड होता है, फ्लैट नेड है, माइक्रोस्कोपिक बॉडी विच इज टेपरिंग एट बोथ द एंड्स। दोनों तरफ जो एंड है वो इसके टेपरिंग होते हैं, नुकीले होते हैं दोनों तरफ के एंड। जो मोस्टली जो इंटीरियर एंड है वो तो नुकीला होता ही होता है, जो उतना नुकीला जो पोस्टीरियर एंड है वो नहीं होता है। इट्स बॉडी लेंथ वेरीज, इसका जो लंबाई है वो वेरी करती है, 15 से 30 माइक्रोन तक हो सकती है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 1 से 3 माइक्रोन तक की हो सकती है। द शेप एंड साइज ऑफ इट्स बॉडी वेरी विथ द फॉर्म विच इट एग्जिस्ट। तो इसका जो रूप है, क्योंकि इसकी जो जीवन काल है उसके अंदर जब ये अपने पोषकों के अंदर अपना जीवन व्यतीत करता है तो हर पूरी पोषक के अंदर इसकी जो अलग अलग अवस्थाएं होती है तो उनका साइज, आकार और माप अलग अलग होता है। पेलिकल एंड अनडेवलेटिंग मेम्ब्रेन, इसके तरफ ये शरीर के जो मेम्ब्रेन है, पतली झिल्ली पाई जाती है, लहरदार झिल्ली। ये जो झिल्ली है इसकी अपन बात करते हैं, पेलिकल एंड अनडेवलेटिंग मेम्ब्रेन, पतली और लहरदार झिल्ली। द बॉडी इज कवर्ड बाय ए थिन, जो बॉडी है वो कवर होती है पतली इलास्टिक प्लास्टिक की तरह फर्म पेलिकल। इट मेंटेन्स द जनरल शेप ऑफ द बॉडी, जो सामान्यतः इसके शरीर के आकार को व्यवस्थित रखती है। द पेलिकल इज पुल्ड आउट इनटू ए इरेगुलर मेम्ब्रेन फोल्ड टू वन साइड व्हेन इट्स फ्लेजुलम बीट। जब ये फ्लेजुला बीट करता है तो इसकी एक तरफ ये जो झिल्ली है ये बाहर की तरफ निकलती है। दिस फोल्ड इज कॉल्ड अनडेवलेटिंग मेम्ब्रेन। जो ये फोल्ड है, ये वाले जो फोल्ड हो रखे हैं, इसकी वजह से इसको अनडेवलेटिंग कहा गया है, लहरदार झिल्ली कहा गया है। विच इज सपोज टू बी एन एडेप्टिव स्ट्रक्चर, जो कि इसका अनुकूलनीय आकार है, जो कि इसके लोकोमोशन के लिए काम आता है। जो और वो जो विस्कस फ्लूइड होता है, जैसे ब्लड है, तो ब्लड इज ए लसलसा पदार्थ होता है, तो उस वातावरण में इसके मूवमेंट के लिए इसके अंदर इस प्रकार की झिल्ली का विकास हुआ, इस प्रकार की झिल्ली बनी जो इसके लिए अनुकूलित है। उसके अंदर ये अपने आप को मूव कर पाता है एंड फ्रीली मूव इनसाइड द ब्लड एंड लिम्फ विच वाज विस्कस इन नेचर, जो कि नेचर में उसकी प्रकृति में वो लसलसते होते हैं, दे आर विस्कस इन नेचर। फ्लेजुलम, यदि उसकी कसाभिका की बात करें, फ्लेजुलम इज ए सिंगल, जो कि यूनिफ्लेजुलेट होता है ट्रिप्नोसोमा, ठीक है ना, एक ही फ्लेजुला पाया जाता है इसके अंदर, यूनिफ्लेजुलेटेड है। सिचुएटेड नियर द पोस्टीरियर एंड, जो कि पश्च भाग में मौजूद होता है। एंड ऑफ द बॉडी, जो कि शरीर के जो अंत वाला जो पोस्टीरियर भाग है, पश्च भाग वहाँ होता है। द फ्लेजुलम रन्स फॉरवर्ड, जो आगे की तरफ मूव करता है, रिमेन्स, तब आगे की तरफ मूव करता हुआ फ्रंट की तरफ आगे के भाग से आगे निकलता है, तब तक ये सॉरी रिमेन अटैच्ड, रिमेन अटैच्ड ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ द बॉडी। जो शरीर की लंबाई है उसकी लंबाई तक वो उससे जुड़ा हुआ रहता है। द फॉर बाउंड्री ऑफ अनडेवलेटिंग, उसकी जो परिधि है शरीर की एक साइड की या एक साइड का जितना भी जो भाग है शरीर का, तो वहाँ पर ये लहरदार झिल्ली का निर्माण करता है उसकी जुड़े हुए होने की वजह से। आफ्टर रीचिंग द इंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी, जब वो अग्र भाग तक पहुँचता है, द फ्लेजम बिकम्स, वहाँ जाकर वो फ्लेजला उसके जो शरीर की बाहर वाली भाग है, जो परिधि है, उससे वो अलग हो जाता है और वहाँ पर वो संतृप्त रूप से होता है, जो आपने यहाँ देखा ही। यहाँ से तो इसका बेसल बॉडी से जो आधारी काय हैं उससे इसकी उत्पत्ति हुई और उसके पश्चात ये
इसकी शरीर की बाहर वाली झिल्ली से उससे जुड़ा हुआ रहता है और अग्र भाग से यहाँ जाकर ये संतृप्त हो जाता है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर झिल्ली का निर्माण करता है, जिसको क्या बोलते हैं, अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है। तो इसलिए हैंग्स फ्रीली एज ए फ्री फ्लेजुलम, तो वहाँ पर ये संतृप्त कसाबिक की तरह होता है। काइनेटोप्लास्ट जस्ट पोस्टीरियर टू द बेसल ग्रेन्यूल्स, जो बेसल ग्रेन्यूल्स है उसके पश्च भाग की तरफ देयर इज ए स्मॉल स्पेरिकल, छोटी और गोलाकार डिस्क शेप्ड पैराबेसल बॉडी पाई जाती है, जिसको काइनेटोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है ना, विच कंटेन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए एंड हैंस इट इज ए सेल्फ डुप्लीकेटिंग बॉडी, जिसके अंदर अतिरिक्त जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए वो पाया जाता है और ये अपने आप में खुद ही डुप्लीकेशन करती है, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। द काइनेटोप्लास्ट इज ए रिलेटिव टू द लोकोमोशन, तो ये इसका संबंध उसके लोकोमोशन से है। यहाँ अपन डायग्राम में देखें तो ये आपको काइनेटोप्लास्ट यहाँ दिखाई दे रही है। ये बेसल बॉडी है और बेसल बॉडी के जस्ट पीछे की तरफ ये बेसल बॉडी है, यहाँ पर ये बेसल बॉडी है, ये जिसको बेसल ग्रेन्यूल्स या बल्फेरोप्लास्ट कहा जाता है, उसके पश्च भाग की तरफ पाया जाने वाला इसको काइनेटोप्लास्ट कहा जाता है। तो काइनेटोप्लास्ट और इसका संबंध उसके लोकोमोशन से यानी कि उसके चलन से है। ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है ट्रिप्नोसोमा का, ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये इसका न्यूक्लियस है और ये अनडाइल्यूटिंग मेम्ब्रेन है और ये फ्री फ्लेजुलम है और ये इसके साथ अटैच्ड रहता है। और ये इसका जो ये देख रहे हैं ये इसका साइटोस्केलेटन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स है यहाँ देख रहे हैं। तो ये जो शरीर इसका जो आवरण बना हुआ होता है बाहर का, और न्यूक्लियस के साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि इसके अंदर लंबा होता है, सिलेंड्रिकल माइटोकॉन्ड्रिया जो अग्र भाग से लगाकर पश्च भाग की तरफ फैला हुआ होता है। ठीक है ना, तो ये माइटोकॉन्ड्रियन, जिसको इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया की जगह माइटोकॉन्ड्रियन कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो पश्च भाग है और जो बेसल ग्रैन्यूल्स के पास में होता है, विच कंटेन क्लस्टर, मतलब यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है या अपन कहेंगे एक्स्ट्रा जो डीएनए है, वो डीएनए किसका होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का होता है और यहाँ पर वो एक कलेक्शन फॉर्म में होता है, इसलिए इसको इस भाग को क्या कहा जाता है, काइनेटोप्लास्ट कहा जाता है। और ये है ग्लाइकोसोम्स और ये बेसल बॉडी है यहाँ पर जिससे ये फ्लेजुला निकलता है। ठीक है ना, ये ऑटोफेगोसोम्स है। इंडोसोम्स भी पाए जाते हैं कंटेनिंग एक्सोजेनियस प्रोटीन, जो कि प्रोटीन ग्रहण करते हैं, वो इनके अंदर पाया जाता है। प्रोटीन सॉर्टिंग एंड लाइसोसोमल डाइजेस्टिंग, गोल्जी एपरेचर्स। तो ये इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस का। साइटोप्लाज्म, इट्स साइटोप्लाज्म में डिफरेंशिएटेड टू एक्टोप्लाज्म, तो इसकी साइटोप्लाज्म है जिसको अंत प्रद्रव द्रव और बाहरी प्रद्रव से इसको डिस्टिंग्विश किया गया है। बाहर का जो प्रोटोप्लाज्म होता है और उसके अंदर का प्रोटोप्लाज्म होता है। बाहर के प्रोटोप्लाज्म को एक्टोप्लाज्म, अंदर के प्रोटोप्लाज्म को एंडोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म कंटेन्स न्यूमरस स्कैटर्ड ग्रेनियस रेफ्रेक्टाइल डीप स्टेनिंग ग्रेन्यूल्स, तो इसके अंदर बहुत सारे बिखरे हुए हरे और अपरिचित गहरे तो जो स्टेन लेते हैं वो कण पाए जाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, वोल्यूटियन कण बोला जाता है, वोल्यूटियन ग्रेन्यूल्स पाया जाता है। जब वोल्यूटियन ग्रेन्यूल्स आ रहे मेटाबॉलिक फूड रिजर्व, जो कि इसके जो पाचन क्रियाओं के लिए काम आने वाले जो भोजन का संग्रहण के रूप में उनके अंदर रहता है, वोल्यूटियन ग्रेन्यूल के अंदर रहता है। एंड जनरली कंसिस्ट ऑफ ए ग्लाइकोजन, जो भोजन के रूप में ग्लाइकोजन और फॉस्फेट। तो वोल्यूटियन ग्रेन्यूल्स होता है जो कि संग्रहित भोजन के रूप के लिए होता है और उसके अंदर संग्रहित भोजन रहता है। और उसके अंदर मोस्टली जो रहता है वो क्या होता है, यदि केमिकली रूप से कहें तो दैट इज ग्लाइकोजन एंड these are glycogen phosphates. In addition, cytoplasm also contains some small vacuoles having hydrolytic enzymes, तो इनके अंदर रिक्तिकाएँ भी पाई जाती है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। देम ऑल अदर सेलुलर कंपोनेंट्स लाइक गोल्गी एपरेचर्स, तो ये अपन ने पिछला जो डायग्राम था इसके अंदर अपन ने देख लिया, गोल्गी एपरेचर्स, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये इनके अंदर इसके प्रोटोप्लाज्म के अंदर यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। A single oval asperical vesicular nucleus, trophonucleus, is seen in the middle of its body. The nucleus contains a large endosome surrounded by chromatin. तो इसके अंदर अपने जो न्यूक्लियस देखा
तो लार्ज है इसलिए इसको ट्रोफो, ये ओवल सिंगल है, स्पेरिकल है, वेसिकुलर न्यूक्लियस है, इसको ट्रोफो न्यूक्लियस भी कहता है। कंटेन present in the middle of the body, the nucleus contain एंडोसोम सराउंडेड बाय क्रोमेटिन। तो इनके अंदर एंडोसोम पाया जाता है, ये आप देख रहे हैं, ठीक है ना, सराउंडेड बाय, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है ये, इसको ट्रोफो न्यूक्लियस भी कहा जाता है। इस स्लाइड में अपन बात करें पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स ऑफ ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस, बहुरूपीय जो इसकी अवस्था है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस की है, और ये अलग अलग अवस्था हैं उसके अलग अलग पोषकों के अंदर देखने को मिलती हैं जिनके अंदर ये अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इसकी 4 अवस्था है, ठीक है ना। एक है ए मेस्टिगोट यानी कि लेशमैनियल फॉर्म, जो ये पहली वाली आप देख रहे हैं ये है लेशमैनियल फॉर्म। ए मेस्टिगोट मतलब बिना फ्लेजला के, जो उसका फ्लेजलम है जो, लेकिन उसके शरीर से बाहर नहीं निकला हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हैं देयर इज ए काइनेटोप्लास्ट, यहाँ है इसकी बेसल बॉडी जिसको बल्फेरोप्लास्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके फ्लेजलम नहीं है, तो ये बिना फ्लेजलम वाली है जिसको कहा जाता है लेशमैनियल या ए मेस्टिगोट फॉर्म। राउंड और ओवल शेप्ड होती है, गोल और अंडाकार होती है, विच विथ ए न्यूक्लियस बल्फेरोप्लास्ट एंड काइनोप्लास्ट फ्लेजलम रेड्यूस्ड एंड फाइब्रल लाइक इमिडिएटेड साइटोप्लाज्म। तो ये अपने बात होगी, मतलब जो फ्लेजलम में रेड्यूस्ड है, बल्फेरोप्लास्ट है, काइनेटोप्लास्ट है, और दूसरी जो अवस्था है वो लेप्टोमोनाड है या प्रोमेस्टिकोट बोलते हैं। तो इसको ये ध्यान रखना, ए मेस्टिकोट मतलब फ्लेजलम नहीं पाया जाना, प्रोमेस्टिकोट मतलब अग्रभाग में फ्लेजला, प्रो आगे की तरफ, ठीक है ना। मेस्टिकोटा को आप फ्लेजला मतलब जिसके अंदर फ्लेजलम है। तो बॉडी इलोंगेटेड है, तो बॉडी थोड़ी लंबोई है, लार्ज है, एंटीरियरली लोकेटेड बल्फेरोप्लास्ट, तो इसके अगर भाग में बल्फेरोप्लास्ट है, उसके पास में काइनेटो, उसके पीछे की तरफ काइनेटोप्लास्ट है। तो फ्लेजलम शॉर्ट एंड अनअटैच्ड, तो फ्लेजलम है लेकिन वो इसके शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, इसकी जो बाहरी आवरण है उससे वो अटैच नहीं है, तो फ्री है, और ये अग्र भाग से निकला हुआ है और बाहर की तरफ फ्री फ्लेजलम है। तो ये क्या हो गई प्रोमेस्टिकोट अवस्था, ये होगी ए मेस्टिकोट, गोल है, ओवल है और फ्लेजलम है नहीं, और ये फ्लेजलम है तो ये बॉडी के साथ अटैच नहीं है इसके अंदर और ये फ्री है, तो ये हो गया प्रोमेस्टिकोट। ये अग्र भाग से यहाँ से निकला हुआ है, तो ये हो गया प्रोमेस्टिकोट। तीसरी जो अवस्था है उसको बोलते हैं क्रिस्ट्रिडल अवस्था या इपीमेस्टिकोट अवस्था। इपीमेस्टिकोट मतलब न्यूक्लियस से जस्ट आगे की तरफ से उसका फ्लेजला निकला हुआ है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है, और इसके आगे से जो बेसल बॉडी है, आधारिका है, उससे निकला हुआ है, और ये क्या है थोड़ा अटैच रहता है यहाँ पर इसके बाहरी आवरण के। तो ये क्या हुआ, ये कौन सी फॉर्म है, तो इपीमेस्टिकोट फॉर्म है। फुली अटैच नहीं है, हाफ बॉडी अटैच है, बॉडी elongated blepharoplast and kinetoplast placed immediately anterior to the nucleus, undulating membrane inconspicuous। तो यहाँ अनडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, जो लहरदार झिल्ली है, उसका निर्माण होता है, और ये केंद्र के जो आगे आधारिकाएं मौजूद है वहाँ से फ्लेजलम निकलता है। तो इस प्रकार की जो इसकी अवस्था है या इस प्रकार का जो रूप है ट्रिप्नोसोमा का, उसको इपीमेस्टिकोट या क्रिस्टियल अवस्था कहा जाता है। चौथी जो इस अवस्था है जिसको ट्रिप्नोसोमिड अवस्था या ट्रिप्नोमेस्टिकोट अवस्था कहते हैं, तो उसके फ्लेजलम जो नॉर्मल इसका अपन जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, जो ये इसका फुली स्ट्रक्चर है, तो इसके पश्च भाग में जो बेसल बॉडी आधारिका पाई जाती है, उससे कसाभिका का निकलना और पूरी लहरदार झिल्ली उसके जो बाहरी आवरण है उसके साथ कसाभिका का जुड़े हुए रहना और लहरदार झिल्ली का निर्माण करना, और अग्रभाग से जाके फ्लेजलामा का उसके शरीर के आवरण से अलग हो जाना और स्वतंत्र रूप से फ्लेजना की उपस्थिति होना अग्रभाग में, और झिल्ली का निर्माण करता है और उसका पूरा इलोंगेटेड मोती होती है। तो वो उसकी स्टेज या उसका रूप वो क्या कहलाता है, ट्रिप्नोमेस्टिकोट अवस्था कहलाता है। तो ये 4 जो फॉर्म्स है या 4 रूप है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस के, वो इनके पोस्को के अंदर देखने को मिलते हैं। कैसिडिटी और कैसिडिटी मतलब ग्लोसोना पाल्पली सीसी प्लाई में और ह्यूमन में। लोकोमोशन ऑफ ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस, चलता कैसे है, मूविंग कैसे करता है लोग, तो प्रोटोजोआ जैसे मूव करते हैं तो क्या क्या पाया जाता है, उनके अंदर कौन कौन से अंग पाए जाते हैं जैसे मूव करते हैं। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस परफॉर्म्स इट्स लोकोमोशन बाय वेवी मूवमेंट, ठीक है ना, वेवी मूवमेंट करता है। द अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, जो इसके लहरदार झिल्ली है उसी की तरह ये लहरदार इसका मूवमेंट भी होता है, वो भी ऐसा ही होता है। एंड द फ्लेजलम्स
द स्विम, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ इन द डायरेक्शन of the pointed end of the body and being propelled by the way of motions of by the end. जैसे जो इसकी झिल्ली है वो लहराती है, उसी के साथ उसका मूवमेंट होता है। तो न्यूट्रिशन इन ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस, तो इसके लोकोमोशन के लिए फ्लैजुलम है और उसकी जो लहरदार झिल्ली है वो इसके मूवमेंट में इसको सहायता करती है। न्यूट्रिशन की पोषण की बात करें ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस, न्यूट्रिशन इज ए सेप्रोजोइक टाइप, मृत जीवी पोषण करता है और होलोजोइक टाइप है, मतलब ये ब्लड को जो दूसरों के ऊपर निर्भर रहता है, और मृत जो डेड सेल्स है तो इसलिए इसको यहाँ पर मृत जीव पोषी कहा गया है। ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस फीड्स बाय द ओस्मोट्रोफी, ओस्मोट्रोफी मतलब जो परासरण भोजी होते हैं उसको ओस्मोट्रोफी कहा जाता है, जो परासरण की प्रक्रिया से भोजन ग्रहण करते हैं, जहाँ पर जो सॉल्वेंट है उसका मूवमेंट होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जहाँ पर सॉल्यूट की जहाँ मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ उस तरफ सॉल्वेंट का मूवमेंट होना इस प्रक्रिया को ओस्मोसिस कहते हैं। तो जो ब्लड है वो मूव करता है फ्रॉम देयर लिक्विड जो है वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, तो उस तरह ये इसका जो कि शरीर से जो आवरण है उसी की से उसकी जो बॉडी का जो बाहर का आवरण है उसी से ये भोजन अंदर की तरफ प्रवेश करता है और उसी से उसका उत्सर्जन भी बाहर की तरफ मूव करता है। तो ये बॉडी डिफ्यूजन से ही भोजन ग्रहण था। तो ऑन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड ऑफ इट्स सोर्स, ठीक है, तो ये इसका जो भोजन है ऑस्मोट्रोफी टाइप है, यानी कि प्राशन भोजी है ये। इट डाइजेस्ट द शुगर बाय एंजाइमेटिक एक्शन, तो ये शुगर को डाइजेस्ट करता है एंजाइम के क्रिया के सहायता से, एंजाइम के एक्शन से। द नर्सिमेंट इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, तो इसका जो पोषण है अपने बात करी जो शरीर की सतह है उससे ये सीधा भोजन ग्रहण करता है, और भी वो भी परासरण की प्रक्रिया से फ्रॉम द ब्लड एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड ऑफ द टिश्यू, जो ऊतक है उसके अंदर ही आंतरिक तरल पदार्थ को और रक्त को ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। रेस्पिरेशन इन ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस, रेस्पिरेशन इज बेसिकली एनारोबिक, तो ये शरीर के अंदर होते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की ये मात्रा नहीं हो पाई जाती, तो ये एनारोबिक बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये रेस्पिरेशन करते हैं। बिकॉज इट लाइव्स इन एन एनवायरनमेंट विदाउट ऑक्सीजन, ये उस वातावरण में रहते हैं जहाँ ऑक्सीजन नहीं पाई जाती। द अब्जॉर्ब्ड ग्लूकोज अंडरगो ग्लाइकोलाइसिस टू रिलीज एनर्जी नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, तो जो ग्लूकोज इसने अब्जॉर्व किया है वो ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में जाता है और वहाँ से एनर्जी बनती है और वो इसकी जितनी भी इसकी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं उसमें काम आती है। उत्सर्जन, एक्सक्रीशन इन ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस, द मेटाबॉलिक वेस्ट, जो इसके अंदर जो भी जितनी भी इसकी शरीर की क्रियाओं के तहत जो वेस्ट प्रोडक्ट जो अपाचे भोजन जो कि आवश्यक नहीं है इसके शरीर के लिए वो उत्पन्न हुआ है या उत्पादित हुआ है, डायरेक्टली डिफ्यूज्ड, जो कि सीधा उसकी शरीर की सतह से यानी कि उसकी पेलिकल से जनरल बॉडी सरफेस से बाहर के वातावरण में छोड़ दिया जाता है। द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स आर डायरेक्टली डिफ्यूज्ड आउट थ्रू इट्स पेलिकल्स आर जनरल बॉडी सरफेस इनटू इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब बाहर की तरफ जो उत्सर्जी पदार्थ है जो वेस्ट मटेरियल है वो उसके पेलिकल से उसके शरीर के सरफेस से उसके शरीर की सतह से सीधा बाहर छोड़ दिया जाता है। ब्लड एंड लिम्फ ऑफ द होस्ट, जो पोषक है उसके लसिका में उसके रक्त में। द ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज ऑल टुगेदर वांटिंग ड्यू टू इट्स पैरासिटिक मोड, तो इसके परासरण की जो गतिविधि है वो इसके अंदर देखने को नहीं मिलती, ठीक है ना। ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज नॉट फाउंड, नहीं पाई जाती इनके अंदर। ऑल टुगेदर वांटिंग ड्यू टू इट्स पैरासिटिक मोड ऑफ हैबिट, तो इसका जो मोड ऑफ हैबिट है, रहने की जो नेचर है वो क्या है, परजीवी है, तो इसलिए ये ऑस्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म इसके अंदर नहीं पाई जाती। रिप्रोडक्शन इन ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस, प्रजनन किस प्रकार के इसके अंदर देखने को मिलता है, तो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियस रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली, अलैंगिक और लॉन्गिट्यूडिनली बाइनरी फ्यूजन से ये करता है। अनुधर्य द्विविखंडन, अलैंगिक जनन करता है अनुधर्य द्विविखंडन के द्वारा।
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नॉन इन दिस स्पेसीज, तो लैंगिक जनन इनके अंदर नहीं देखने को मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन्स, इन द लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन द डिवीजन इज इनिशिएटेड बाय द बेसल बॉडी, तो इसके अंदर जो लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य जो द्वितीय विखंडन की प्रक्रिया है उसकी शुरुआत जो आधारिका है वो उत्तरदायी होती है उसके लिए। बल्फेरोप्लास्ट उत्तरदायी होता है, यानी कि बेसल ग्रैनुल्स को बल्फेरोप्लास्ट कहा जाता है। इस फॉलोड बाय द काइनेटोप्लास्ट, जो कि उसमें मदद काइनेटोप्लास्ट भी करती है। नेक्स्ट न्यू फ्लेजुलम बिगिंस, जब न्यू फ्लेजुलम बनना शुरू होता है, न्यू फ्लेजुलम begins to grow out along the margin of the undulating membrane. The nucleus then divides and its division is followed by the longitudinal division. तो इसका जो अनुदैर्ध्य द्विविखंडन की प्रक्रिया है अलैंगिक जनन की, वो उसके लिए आधारिकाय और काइनेटोप्लास्ट उत्तरदायी है। आधारिकाय से जैसे ही फ्लेजुलम का यानी कि कशाभिका का निर्माण होना शुरू हो जाता है, उसके तत्पश्चात मेम्ब्रेन बननी शुरू होती है और उसके पश्चात न्यूक्लियस डिवीजन करना शुरू कर देता है, जो कि आप डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं। ये काइनेटोप्लास्ट है, इसकी एक तो पहले से ही है, जैसे ही दूसरा बेसल आधारिकाय से फ्लेजुलम बना और उससे एंडोलिटिक मेम्ब्रेन बननी शुरू हुई, उसके पश्चात यहाँ न्यूक्लियस देख रहे हैं आप, न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के पश्चात ये जो बाइनरी फ्यूजन की प्रक्रिया है, यानी कि अनुदैर्ध्य द्विविखंडन की जो गतिविधि है अलैंगिक जनन की, वो शुरू हो जाती है। ऑफ द साइटोप्लाज्म कमेंसिंग फ्रॉम द एंटीरियर एंड ऑफ द एक्सटेंडिंग बैकवर्ड्स टिल द, तो ये जो अग्र भाग से शुरुआत होती है, यहाँ से मतलब ये इसका डिवीजन होना शुरू हो जाएगा। सेपरेट बाय रेपिटेटिव डिवीजन द पैरासाइट्स increase in the blood of the invertebrate host until the blood swarm within them। तो ये इस प्रकार से ये जब तक भोजन ग्रहण करते हैं तब तक इनको जब तक ये ब्लड मिलता रहता है रक्त, तब तक ये अपनी संख्या अलैंगिक अनुदैर्ध्य द्विविखंडन के थ्रू द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो ये इस प्रकार का इनके अंदर अलैंगिक प्रजनन देखने को मिलता है। लैंगिक प्रजनन इनके अंदर नहीं देखा गया है। तो आज अपन ट्रिप्टोसोमा के बारे में जो टॉपिक लिया है वो यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट अपन इसकी लाइफ साइकिल और ये रोग कैसे फैलाता है, ठीक है ना, और उसको अपन कैसे उसकी रोकथाम कर सकते हैं और कैसे पता लगाया जाता है कि किसको व्यक्ति के अंदर ट्रिप्टोसोमा गैम्बियस की अवस्था है और उसको अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस हो चुका है। तो उसके बारे में अपन नेक्स्ट ई वीडियो लेक्चर में लेंगे। आज का टॉपिक अपन यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।